नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन विशेष में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज सुदर्शन विशेष में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जिस पर आपको थोड़ी सोचने की आवश्यकता है। सिद्धारमैया कर्नाटक की सत्ता में वापसी कर चुके हैं और आज उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकती हैं। हालांकि उन्होंने कर्नाटक की सत्ता संभाली है, कर्नाटक की जनता ने उनको चुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके के कानूनों को पारित करने लगे। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, गौ हत्या कई आज हम लोग बात करने वाले हैं और सिद्धारमैया के ऊपर अब इस तरीके की जो चीजें हैं वो आरोप उनके ऊपर लगने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा कानून लाकर के जो गौ हत्या का बिल था जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार लाई थी उसमें बदलाव की कुछ घोषणा सिद्धारमैया ने आज की है। तो आज इसी तमाम विषय पे हम चर्चा करेंगे अपने इस सुदर्शन विशेष के कार्यक्रम में। तो गायों के हत्यारे सिद्धारमैया, और हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कानून पूर्ववर्ती भाजपा सरकार लाई थी कर्नाटक के अंदर उसमें बदलाव की घोषणा की है और सिद्धारमैया ने साफ तौर पे ये जो पेचीदा कानून था उसमें तमाम ऐसे क्लॉज थे जिनको बदलने की भी बात सिद्धारमैया ने कही है। या हम मोटे तौर पर अगर इस बात को समझना चाहें तो वो बात यह है कि सिद्धारमैया अब थोड़ी दूसरे तरीके से ही सही लेकिन इस बात की इजाजत देने वाले हैं कि आप कर्नाटक के अंदर बैलों को या फिर जो सांड है या जो अनुपयुक्त बैल हैं उनको काट सकते हैं, लेकिन आप किस आधार पे इस बदलाव को कर रहे हैं आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में नरेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, आप कामधेनु ट्रस्ट के संचालक भी हैं। इसके अलावा गायों के ऊपर भी बड़ा रिसर्च आपने किया है, बहुत सारी पुस्तकें भी आपने लिखी हैं। इसके अलावा गौ हत्या जहां भी होती है उसके लिए आप हमेशा से आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो नरेश जी, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में है। तो आपसे भी मैं इन तमाम मसलों पर चर्चा करूंगा और आप बेहतर इन तमाम चीजों पर प्रकाश भी डाल सकते हैं और आखिर इसके पीछे की जो मंशा है इनको भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी कोशिश करेंगे कि और जो तमाम नेता हैं उनसे भी हम बातचीत करें, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिद्धारमैया इस तरीके के जो कानून है उसमें बदलाव की बातें क्यों कह रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट को दर्शक देखें, उसके बाद समझें कि हम क्यों कह रहे हैं कि सिद्धारमैया अब गौ हत्यारे बनने वाले हैं। कुर्सी संभालते ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सत्ता में आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गोवध बिक्री को लेकर साल 2010 में विधानसभा में पारित विधेयक को वापस ले लिया। इस कानून के तहत पूरे कर्नाटक में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधित है, जबकि 1964 के कानून में भी गाय वध पर पाबंदी है, लेकिन 12 साल से ज्यादा उम्र के और अनुपयुक्त गाय और बैल मारने की इजाजत दी गई है। जबकि 2010 के बिल में इन सभी मवेशियों की परिभाषा में लाकर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या खुले तौर पर आम वध को बढ़ावा देना कांग्रेस सरकार की नीति है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुदर्शन न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखकर हमारे दर्शक बेहतर अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम क्यों इस तरीके की बात आज यहां पे कह रहे हैं और सिद्धारमैया क्यों गौ हत्या की इजाजत यहां पर साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये कानून 1964 में जो बना था उसको जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी उसने 2010 में इस कानून को वापस लिया था, एक नया कानून लाया था जिसमें किसी भी प्रकार के मवेशी के वध पर पाबंदी लगा दी गई थी कर्नाटक के अंदर। लेकिन अब इन चीजों को छूट मिलने वाली है। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों इस तरीके की बातों को सिद्धारमैया कर रहे हैं और इसके पीछे के जो राजनीतिक पहलू हैं ये भी क्या है, ये भी हम अपने तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर नरेश शर्मा जी के पास हम आ जाते हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो बिल्कुल मैं समझना चाहूंगा, आप तो बड़े नजदीकी से जुड़े रहे इन तमाम चीजों से, जब इस तरीके की बातें किसी राजनेता के द्वारा या फिर हम ये कहें कि सत्ता के जो सबसे उच्च पदों पर बैठे हैं वो लोग जब इस तरीके की बातों को करते हैं उसके पीछे की मंशा क्या होती है? देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर है जी। जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के आजाद होने के बाद कलम की नोक से पहला कानून गो हत्या बंदी का बनेगा जी, आज उसी महात्मा गांधी को मानने वाली ये कांग्रेस सरकार कितनी गिर चुकी है कि आज उसने कर्नाटक की सत्ता संभालते ही पहला कानून गो वध का बनाया है जी। ये कितना भयंकर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, ये देश की
जनता को महसूस करना है और हम सबको समझना है कि कांग्रेस वास्तव में क्या कितना इसका काला भ्रष्ट चेहरा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी ये बेच रही है, उनके सिद्धांतों को धोखा दे रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि मेरे लिए देश की आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गोहत्या पाबंदी है। जी, लेकिन नरेश शर्मा जी, एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। चलिए हम ये मान भी लेते हैं कि अगर वो उसमें क्लॉज लगा रहे हैं कि अगर अनुपयुक्त बैल हैं या सांड है या मादा भैंस है, अगर वो ज्यादा दिनों से उसका कोई काम नहीं है, तो क्या अगर वो हमारे काम का मवेशी नहीं तो इसका मतलब क्या हम उसको हत्या करने की इजाजत दे देंगे? क्या इस तरीके की चीजें इतना आसान है इन तमाम चीजों को करना? देखिए, एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझनी है कि जो बैल है जी, वो भारतीय संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के जीवन चक्र का केंद्र है। जी, बैल भी अनुपयोगी नहीं है, बैल भी पूरी तरह से उपयोगी है। भारत में आज भी ऊर्जा का काम 60% काम, ढुलाई का काम बैल करता है। जी, बैल की भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज बैल से चलने वाले चारा काटने की मशीन, आटा पीसने की चक्की, यहां तक कि बैल से आप बिजली भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो बैल भी इतना उपयोगी है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है बैल भी। तो बैल भी किसी तरह से भी अनुपयोगी नहीं है। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से एकदम वैज्ञानिक आंकड़े हैं जी। तो हम किसी तरह से भी किसी भी गोवंश की, हमारे लिए गाय, बैल, सांड ये सब गोवंश हैं, हम इसको एक तरह से अपनी मां की हत्या की तरह लेते हैं और हम इस कानून को किसी तरह से भी पास नहीं होने देंगे। जी, तो नरेश शर्मा जी, क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो कुछ धार्मिक भावनाएं उनको भी अगर इस प्रकार के कानून को पारित किया जाता है तो उससे ठेस पहुंच सकती है लोगों को? और सीधे तौर पे ये देखा जाए, कर्नाटक की जनता ने अगर उनको चुन के भेजा है तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें जो हिंदूवादी लोग हैं या फिर जो गौवंश की रक्षा करने वाले लोग हैं उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। फिर इनके पीछे के आधार क्या है? इस तरीके की चीजों को आखिर लाने की सोचते भी कैसे हैं राजनेता? देखिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी तुष्टीकरण की नीति है। जी। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की नीति पर काम करती आई है। वो हमेशा से मुस्लिम वोटों की खातिर ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संस्कृति के विरोधी काम करती रही है और हमेशा से भाजपा या और जो हिंदूवादी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इसी आधार पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। सन 1966 में कई हजार लाखों संतों ने पार्लियामेंट घेर लिया था कि तुरंत भारत में गोहत्या पाबंदी कराएं। उस समय की सरकार ने उन पर गोली चलावा दी थी और लगभग 480 संतों ने उस समय इसका बलिदान दिया था। और आपको जानकर वो होगा, गौरव होगा कि अकबर जैसे मुस्लिम नेता के उसमें भी, राज में भी गोहत्या पर पूरी तरह से पाबंदी थी जी। और अनेक अंग्रेज सरकारों ने भी, कई मुस्लिम सरकारों ने भी उनकी भी ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो गाय माता की हत्या कर सके। लेकिन वर्तमान में भारत की आजादी के बाद, इतने वर्ष के बाद, साधु संतों के देश में, ये देश अहिंसा का देश है, इसमें वैसे भी किसी भी प्राणी का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन गाय माता का वध तो किसी भी प्रकार से सहन नहीं है। वाकई में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सोचनीय है और इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तब वाकई में ये ऐसा लगता है कि हम आखिर किस देश के अंदर रह रहे हैं। और ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर सिद्धारमैया को ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो चला रही हैं और इस तरीके की जो इजाज़त है वो उनको दी जा रही है। लेकिन नरेश जी, एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा कि जो इसके अंदर जो परिवर्तन है ये पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किया था और जो एक सख्त कानून था उसको असेंबली के अंदर पारित किया था, उसके बाद पूर्णतया प्रतिबंध लग गया था। क्या सिर्फ सरकार का जो कानून है या फिर बीजेपी से आप प्रतिद्वंदी हैं, इस वजह से भी इन तमाम चीजों को बदला जा रहा है? क्या इस तरीके का भी कोई मैसेज जनता को देने की कोशिश की जा रही है कि ये भी वजह है इसके पीछे, आप देखते हैं? देखिए, ये लगभग कांग्रेस सरकार जो भी निर्णय पहले भाजपा सरकार ने किए हैं, अगर वो देश हित में है, अगर वो जनता के हित में है, अगर वो भाई समाज के कल्याण के कार्य हैं, तो किसी भी सरकार को उसको विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार को यह दिखाना है कि जो भी काम भाजपा सरकार ने किए वो सब गलत थे, वो सब राष्ट्र विरोधी थे। और कांग्रेस हमेशा से भाजपा को एक अलग वो देना चाहती रंग कि भाजपा कोई भाई सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म की जो लड़ाई है ये देखने को मिलती है। बिल्कुल नरेश जी, अभी आपके पास भी आऊंगा। इस बीच हमारे साथ विजय खुराना जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं। विजय जी, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में।
विजय जी, एक बड़ा अजीब सा फैसला इन दिनों सुनने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये कानून बना नहीं है, लेकिन संशोधन की बात यहां पे सिद्धारमैया ने की है। कर्नाटक की सत्ता संभालते ही जो गौवध का जो कानून आपकी बीजेपी की सरकार इससे पहले लाई थी, उसको बदलने की बात कही जा रही है। किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जाए? बदलने की बात नहीं कहा, बड़ी बड़ी गलतफहमी हो रही है ये जी। इनका ये कहना है, जब ये हमारी सरकार थी जी, हमने इनको उसमें जो हमने ये बिल पास करके भेजा गवर्नर के पास, जी, उसमें 3 बातें थी उसमें। जी, एक तो ये थी, जो भी पहले गाय बैल 12 साल के काटे जाते थे, हमने उनकी उम्र 15 साल कर दी हमने। जी। जो पहले सजा 1 साल की थी वहां पे, वो सजा हमने 3 साल की कर दी। जी। और जुर्माना भी 25,000 कर दिया। जी। और जो ये शीप भैंस थी, भैंस के बच्चे जो है ना, जी, 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 जो छोटे बछड़े थे गाय के भैंस के बच्चे, जी, उसको भी हमने ऐड कर लिया इसमें। जी। अच्छा, इन्होंने इस गवर्नमेंट ने ये किया है कि वो कहते हैं कि ये इसको कोई अधिकार नहीं था इस गवर्नमेंट को, तो इनकी गवर्नमेंट तब माइनॉरिटी में गवर्नमेंट थी इनकी। जी, जी, समझिए ना जी। जी। ये बिल पास कर ही नहीं सकते ये। जी, ये बात है जी। नहीं तो फिर भी अगर इस तरीके के बदलावों की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या ये देखा जाए कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कहीं कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है? अभी उन्होंने जब ये कहा कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, जी, ये अब बात संवैधानिक बात है जी। क्या माइनॉरिटी गवर्नमेंट बिल पास करके भेज सकती है, नहीं भेज सकती है? जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई अब। जी, हाँ, इसलिए हम पूरा आरोप नहीं लगा सकते अभी इस लेवल पे। जी, जी। पहले तो ये हम सिद्ध करेंगे कि अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट बिल पास करके गवर्नर के पास भेज सकती। जी। हाँ, अब सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल का सवाल है अभी। जी। फिर भी चलिए, अभी टेक्निकली हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हों जिनको बहुत ज्यादा भी हमको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की बात भी कही जा रही है या उसमें परिवर्तन की भी बात करी जा रही है, तब भी तो विजय जी यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरीके की परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? क्या इसमें आपत्ति है कि अगर गौवध अगर रोका गया है, भले ही आपकी सरकार माइनॉरिटी में रही हो, मेजॉरिटी में ना रही हो, उस वक्त कोई कानून इस तरीके का लाया गया है, तो कम से कम सिद्धारमैया को यह करना चाहिए था कि पूर्णतया प्रतिबंध लगाना चाहिए था इनके ऊपर, या फिर आप लोग जो चीजें लाए थे उनमें और ज्यादा बदलाव करते, कुछ और सकारात्मक पहल करते, ताकि ये जो गौ हत्या है इस पर प्रतिबंध लग पाता। उसका उल्टा उसमें जो तमाम चीजें हैं वो घटाई जा रही हैं। ये जो चीजें हैं ये क्यों की जा रही, मैं इस पर आपसे बात जानना चाह रहा हूं। जो टेक्निकल बात है वो हम लोग समझते रहेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या पेंच है। हटाई नहीं है, आप बात समझे हैं जी। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, ये सरकार तब माइनॉरिटी में थी जब बिल पास किया इन्होंने जी, तो ये इसलिए माइनॉरिटी सरकार कोई बिल पास नहीं कर सकती जी। सवाल गाय का नहीं है, सवाल इसमें ABC कोई भी कुछ भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है उसमें जी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बिल पास नहीं कर सकती जी। हो सकता है अब आगे, अभी तो आगे पता लगेगा, इस गवर्नमेंट जो हो सकता है दोबारा बिल आ जाए उसमें। जी। हाँ, सवाल तो संवैधानिक है ये। जी, जी। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। हालांकि ये अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात विजय जी कह रहे हैं और इसके अंदर जो पेच है उसको भी समझने की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन बिल्कुल मोटी तौर पे बात अगर यहाँ पे समझी जाए तो वो यही है कि अगर हम ये मान भी लें कि इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, अगर उसके जो अधिकार है उनके बारे में भी बातचीत करी जाए या फिर वो बिल नहीं पारित कर सकती है, तब भी इस चीज को हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बदलाव की आखिर आवश्यकता क्यों है, इस तरीके की जो चीजें हैं उनको खुलेआम छूट देने की आवश्यकता क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इस तरीके की बात भी किसी नेता के मन में चल रही है तो हम उसका विरोध करते हैं, कम से कम इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। पे हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर। चलिए, स्वागत आपका ब्रेक के बाद है और हम आज लगातार चर्चा कर रहे हैं गायों के हत्यारा सिद्धारमैया। हालांकि अभी जो बिल है ये अभी जो राष्ट्रपति हैं उनके समक्ष विचाराधीन है और उसके बाद इस पर जो फैसला लेना है वो आगे किस तरीके से लिया जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन फिर भी लगातार हम लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि आखिर इस तरीके के कानून की आवश्यकता क्यों हिंदुस्तान के अंदर है, जहां हम अपनी गाय को माता का दर्जा देते हैं। उस देश के अंदर ही अगर हमको गाय की हत्या पे पाबंदी लगाने के लिए जूझना पड़े, और वो भी ऐसी सरकारों से जो कि जनता के द्वारा चुन के आई हैं, तो कम से कम ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम वाकई भारत देश के अंदर रह रहे हैं। और ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता की जब चाबी चली जाती है तो ये बातें भी दिल को बहुत ज्यादा आहत करती हैं। इसीलिए हम लोग लगातार इस पूरे मसले पर चर्चा कर रहे हैं और सुदर्शन न्यूज कम से कम इन मसलों को हमेशा उठाता रहता है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम भी है गाय बचाओ राष्ट्र बचाओ, उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए इन तमाम चीजों का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरीके की चीजें जहां भी होंगी उनके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हमारे साथ
डॉक्टर नरेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। नरेश जी, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें अभी हमने सुना भी, विजय जी भी बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं, उसको भी समझने की जरूरत है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वही सवाल मैं आपसे फिर एक बार दोहराता हूं कि जो मैं विजय जी से पूछ रहा था, शायद वो मेरी बातों को समझे नहीं या वो दूसरे तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट कर रहे थे, हो सकता है तमाम चीजें। लेकिन क्या अगर ये मान भी लिया जाए कि चलिए ठीक है कि सरकार आपकी अल्पमत में थी, आप उस कानून को बनाया, वो पारित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या दूसरी सरकार को यह अधिकार आ जाता है कि वो आकर के उस कानून में चेंजेस करे और इस तरीके की जो हत्या है उस पर खुलेआम जो है जो पाबंदी है उसको हटा दे और खुलेआम हत्या को जो है प्रमोट करे? ये जो तमाम चीजें हैं, ये हमारे आज का जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है उसमें क्यों देखने को मिलती हैं? हमारा जो अपना जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति, वो पीछे क्यों छूटती चली जा रही है? ये थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये सोचना है कि आखिर ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने कि शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद इस बात पर वो करा। ऐसी क्या आफत आ रही थी, क्या आंधी आ रही थी, और 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद ये ऐसा इतना क्या महत्वपूर्ण मुद्दा था? इससे महत्वपूर्ण और बहुत सारे मुद्दे हैं। देश की सुरक्षा का है, भ्रष्टाचार का है, आतंकवाद का है, गरीबी का है, भुखमरी का है, बेरोजगारी का है, ये अनेक मुद्दे हैं, सैकड़ों। ये आखिर ऐसा कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि सबसे पहले सरकार में आपने जैसे सत्ता संभाली, सबसे पहले इसी पे काम किया। और दूसरी बात मैं बड़ी उससे कह सकता हूं कि इसमें कोई कानूनी दंगेबाजी नहीं है, ये कोई संविधान का पहलू नहीं है। ये आस्था का प्रश्न है। ये भारत की सैकड़ों 100 करोड़ से ज्यादा की जो हिंदू जनता है, करोड़ों यहां पर संत हैं, महात्मा हैं, ये सबका उनका प्रश्न है। तो इसमें कोई कानूनी दंगेबाजी नहीं और ना ही कोई इसको उससे जोड़ना चाहिए संविधान से। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो गाय जो इतना महत्वपूर्ण प्राणी है, इसको एक बात बहुत ही गहराई से देखना है कि जहां गाय भारतीय धर्म में, ग्रंथों में, इसमें भाई गाय को महत्वपूर्ण कहा है। गाय भारतीय संस्कृति का प्राण बताया गया है। गोदान, गोपालन, गो संवर्धन को प्रत्येक धर्म प्राण भारतीय व्यक्ति का परम कर्तव्य बतलाया है। भारतीय संस्कृति में गाय माता को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दाता बताया है। इसके बाद मैं दूसरा पहलू कहूं कि ये तो चलो बात एक तरह धर्म की होगी। अगर आप साइंस की दृष्टि से भी देखें तो गाय मानव जाति के लिए इतनी परम कल्याणकारी है कि शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं है। कहते हैं कि गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 25 प्रगार के खनिज तत्व जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक पाए जाते हैं। इतनी अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पृथ्वी पर और किसी पदार्थ उसमें नहीं पाए जाते। यानी गाय के जो 5 एकमात्र प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, गाय के 5 पदार्थ, गाय का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये 5 प्राणी इस मानव जाति के लिए परम वरदान हैं। गोबर, आप सोच के देखो कि आज पूरे विश्व में एक बात चल रही है, ऑर्गेनिक खेती। हाँ, तो ऑर्गेनिक खेती क्या है भाई? गोबर और गोमूत्र की खेती। आज पूरे विश्व में इस चीज की चर्चा है कि रासायनिक खादों के प्रयोग से जो फसल हो रही है वो बहुत ही हानिकारक है। तो उसका एकमात्र साधारण उपाय है, एक गाय के गोबर से एक वर्ष में 4500 लीटर बायोगैस बनता है। और इस तरह जो भारत में 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी जलाई जाती है और इस तरह 14 करोड़ वृक्ष काटे जाते हैं। अगर ये गोहत्या पर पाबंदी लग जाएगी तो ये सब तमाम 14 करोड़ वृक्ष कटने से बच जाएंगे। उन वृक्षों के कटने से, उनके जलने से जो धुआं पैदा होता है, जो कार्बन पैदा होता है, जो पर्यावरण खराब होता है, वो सब बच जाएगा। तो आप गाय को देखें, इस पृथ्वी पर चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, गाय सबके लिए कल्याणकारी है। आज गोमूत्र से अनेक औषधियां बनती हैं। जो कैंसर के बीमार हैं, डायबिटीज के हैं, एड्स के हैं, ऐसे सैकड़ों मरीज जो कैंसर से पीड़ित थे, एड्स से पीड़ित थे, डायबिटीज से पीड़ित थे, सैकड़ों मरीज जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने, एम्स जैसे हॉस्पिटलों ने जिनको जवाब दे दिया था कि ये मरीज अब जी नहीं सकते कुछ दिन भी, आज गोमूत्र के सेवन से वो कई वर्षों से स्वस्थ और जीवित हैं। तो गोमूत्र को अमेरिका ने पेटेंट करा लिया था। फिर हम लोगों ने दावा पेश किया, हमारे देश के लोगों ने, जो हमारे नागपुर में गो विज्ञान संस्थान के अंदर श्री सुनील मानसिंह जी वगैरह के नेतृत्व में, वो फिर भारत के पक्ष में हुआ। तो गाय तो भारत में व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में तो गाय को भाई भगवान का दर्जा दिया गया है। तो कोई सरकार कैसे हिम्मत कर सकती है ये
बिल्कुल। हम इसका बहुत कड़ा इसका विरोध करेंगे, इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और वाकई में इन चीजों को सिद्धारमैया का समय रहते समझ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बीच हमारे साथ सुनील गौदास जी हैं, अध्यक्ष हैं दिव्य गौ संस्थान गौतम नगर के, उनके और भी हम लोग रुक कर लेते हैं। सुनील गौदास जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं कार्यक्रम में। सुनील जी, एक बड़ा अजीब सा यहां पर एक मैटर है जिसपे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो गौवध कानून है उसमें परिवर्तन की बात कही है, और जिसमें जो गौ हत्या है एक तरीके से मोटे तौर पर अगर हम समझना चाहें तो उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो अनुपयुक्त बैल हैं या सांड है उनको काटने पर आजादी हो जाएगी, लोगों को जो पाबंदी है वो हट जाएगी। किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जाए? सबसे पहले तो मैं गौ माता से और परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि इतना सुंदर नाम और ऐसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कि उनकी बुद्धि में जो कुबुद्धि भर गई है और वो अपना ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का सत्यानाश करने पर तुले हैं, उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा। और जहां तक आज देश विदेशों के अंदर हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर किस प्रकार से दुनिया थर्रा रही है, किस प्रकार से टेरर फैला हुआ है। आपको याद होगा अभी 3 वर्ष पीछे कुछ देशों ने मिलकर के समुद्र के नीचे पार्लियामेंट लगाई कि दुनिया का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आकर्षित किया जाए। अभी कुछ देशों ने 3 वर्ष पूर्व हिमालय की चोटी पर मिलकर के 6 देशों ने पार्लियामेंट लगाई कि दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जाए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो ब्रह्मांड है ये पंच तत्व बिगड़ चुका है। ये जो पंच तत्व खतरे में है, केवल इसको बचाने की दुनिया में एक ही साइंस है और उसका नाम है पंचगव्य विज्ञान। और ये पंचगव्य केवल और केवल भारतीय देसी नस्ल की गाय, जिसके शरीर पर कुंभ होता है, जिसके धड़ कंबल होता है, जिसके सींग होते हैं, इसके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है, इसके पंचगव्य से ही ये पंच तत्व बचाया जा सकता है। ये दुनिया के लोगों को आज समझ भी आ रहा है। बाहर के देश इस पर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि ये सद्बुद्धि सीतारमैया जी को जल्दी आएगी और आप देखेंगे कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर बहुत जल्दी से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए वहां की जनता और देश की जनता आंदोलित हो जाएगी और इस सरकार को इस कुनीति को बदलना होगा और गौ संस्कृति की संस्कार युक्त संस्कृति को मान्यता देते हुए ब्रह्मांड के हित में, संसार के हित में, सभी प्राणियों के हित में जो 24 केमिकल गाय के मूत्र में पाए जाते हैं, जो 16 प्रकार के तत्व भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर में पाए जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये नासा के विज्ञान को द्वारा विकसित हो चुका है। ये केवल मानव जाति के हित की बात नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में हर जीव के लिए वो पोषक तत्व देने की क्षमता यदि है तो भारतीय देसी नस्ल की गाय। सुनील जी आपसे एक बात थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप तो एक गौ संस्थान बाकायदा चलाते हैं, अध्यक्ष हैं आप उनके। इस बिल के अंदर एक बात ऐसी लिखी है जो थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। उसमें लिखा गया है कि अनुपयुक्त बैल या भैंसे या सांड जो है उनके जो कटना है या उनको आप काट सकते हैं, उनके वध पे जो पाबंदी है उसको हटाया जाएगा। क्या कभी भैंस, सांड या गाय या कोई भी गौवंश कभी अनुपयुक्त होता है क्या? हाँ, मेरा यही कहना है कि ये देश का एक गलत प्रचार किया गया है, लोगों में सरकार को भी भ्रमित किया जा रहा है और हमारी सरकारों के साथ साथ न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। आज मैं बड़े गर्व के साथ और एक चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं अपना जीवन उस व्यक्ति के चरणों में समर्पित कर दूंगा जो ये सिद्ध कर दे कि भारतीय देसी नस्ल की गाय या गौवंश कभी भी अनुपयोगी होता है। आज हमारे दिव्य गौ सेवा संस्थान की ओर से देश और विदेशों के अंदर भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर और मूत्र से अनेकों प्रकार के ऐसे पौष्टिक तत्व जिसके अंदर युक्त हैं, इस प्रकार की चीजें उत्पादन किए जा रहे हैं जो मानव जाति के लिए ही नहीं, सृष्टि के हर प्राणी के लिए उपयोग है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश का हर व्यक्ति जानता है कि मच्छरों को भगाने के लिए बाजार में कई कंपनियां काम करती हैं, उसकी एक मॉस्किटो कॉइल आती है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी लोग जानते हैं। चलिए सुनील जी, शुक्रिया। कुछ बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि संपर्क हमारा उनका समाप्त हो गया है। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक बात और बहुत पीड़ा से कह रहा हूं कि काश अगर वहां भाजपा सरकार होती तो जो उन्होंने कानून बनाया था वो कानून आगे काम करता।
लेकिन भाजपा नेताओं को भी मैं बड़ी धिक्कार करना चाहता हूं, कर्नाटक के भाजपा नेताओं को, जो आपसी लड़ाई में उन्होंने वो वहां की सत्ता गंवा दी। और वो मिलकर काम करते तो आज गौ माता नहीं कटती, और उस पाप का भागी उन लोगों को भी लगेगा। अगर वो मिलकर काम करते, देशभक्ति के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को दूर रखते, आपस में प्रेम से रखते, और सब लोग जो अगर उन सारे वोटों को जोड़ा जाए जो भाई भाजपा के पक्ष में पड़े, तो वो निश्चित रूप से वहां 150 से ज्यादा सीट आती। तो मैं भाजपा नेताओं को ये बात कहना चाहता हूं कि वो देश हित में, भारतीय संस्कृति के हित में, और जो अपनी मां की रक्षा के लिए हम अपने आपसी जो छोटे मोटे वो हैं विरोध हैं उनको दूर कर लेते। बिल्कुल, और कम से कम जो राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं, या जब हमारी बात धर्म संस्कृति की आती है तो उन तमाम मसलों पे तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक होना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, बिल्कुल सब नेताओं को मंथन करना है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारा दुर्भाग्य नरेश जी यही है कि इन तमाम मसलों पे, और खासतौर से इतने जो संवेदनशील मसले होते हैं उन पर भी राजनीति यहां पर दिखाई पड़ती है। जो तमाम कानून है उनको परिवर्तित किया जाता है, लेकिन वाकई में ये चीजें अगर इसी तरीके से चलती रही तो ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय और इसके बड़े गंभीर परिणाम भी आने वाले समय में भुगतने पड़ सकते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों को। नरेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए। तो अब सिद्धारमैया ने जो भी कुछ कानून नया परिवर्तित करने की बात कही है, हालांकि राष्ट्रपति के पास ये तमाम चीजें विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार ये बात कह रहे हैं और अपने दर्शकों से भी इस बात को हम लोग इसलिए समय समय पर उठाते हैं कि कम से कम इस तरीके के कानूनों की हमारे देश के अंदर आवश्यकता ही क्यों है, क्यों नहीं पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया जाता है गौ हत्या के ऊपर, और क्यों उसमें क्लॉज लगा करके कि आप इस तरीके के मवेशियों का वध कर सकते हैं। ये जो तमाम चीजें हैं ये आखिर लाने की कोशिश ही क्यों हिंदुस्तान के अंदर की जाती है, ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर सोचने की आवश्यकता है। आज के सुदर्शन विशेष में फिलहाल इतना ही, होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।